नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। तो मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, वहां के सांसद भी बैठे हैं जो एवरेज फिल्म अभिनेता हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, गोरखपुर से उन्हें सांसद बनाया गया और वो भाषण दे रहे हैं। और वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर यहां मरेंगे तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे और यहां पर जलना भी आपको सुखकर लगेगा, बहुत ही पुण्य का काम है। आप सोचिए, एक सांसद कह रहा है कि अगर आपकी मौत इस शहर में होगी, गोरखपुर शहर में होगी, तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब तक ये कहावत सिर्फ बनारस के लिए थी। वो अपनी चमचागिरी में, अपनी चापलूसी में इतना आगे बढ़ गए सांसद महोदय कि उन्होंने बनारस का गौरव गोरखपुर को दे दिया। उनको लगा कि मुख्यमंत्री इससे खुश हों। योगी आदित्यनाथ ने अपना सर पकड़ लिया। हंसने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि चापलूसी की व्याख्याएं बहुत होती हैं। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ जी, उन्होंने कह दिया था कि इंदिरा इज इंडिया। चापलूसी की पराकाष्ठा। उसी तरीके से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि ये भगवान है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मतलब हर हर महादेव का नारा था, वो हर हर मोदी में हो गया कि जिस तरह महादेव सर्वव्यापी हैं, भगवान शंकर, उसी तरीके से मोदी जी भी सर्वव्यापी हैं। चापलूसी की पराकाष्ठा। और चापलूसी की पराकाष्ठा ये भी कि अगर बनारस को की जगह गोरखपुर को वो महत्व दिला दिया जाए। गोरखपुर के सांसद जो फिल्म अभिनेता हैं, ये बताता है कि संसद में जाने वाले लोग कितने कूढ़ मगज और कितने मूर्ख होते हैं। इसीलिए पहले संसद में जिन लोगों को जाने के लिए टिकट मिलती थी, पार्टियां देती थी, उनका आईक्यू देख करके देती थी, उन्हें कितनी सामाजिक विषयों की जानकारी है, वो देश को क्या समझते हैं, क्योंकि संसद में जा रहे हैं। आप देश को आप क्या समझते हैं, जिस प्रदेश से आप आ रहे हैं उस प्रदेश का कोई ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, उसी हिसाब से लोकसभा का टिकट मिलता था। लेकिन अब आप कितने बड़े चापलूस हैं, कितने मूर्ख हैं, इसके ऊपर टिकट मिलता है। तो ये हंसने की चीज है, मुझे लगा कि आपसे मैं शेयर करूं। और दूसरी चीज ये कि जो संगीन विषय है, वो संगीन विषय है फिर देश के किसानों का विषय। और देश के किसानों को लेकर के जिस तरीके से आपस में चुगलबाजी हो रही है, और खासकर जिस तरीके से टेलीविजन चैनल और एक राजनीतिक पार्टी के लोग किसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो भी कर रहे हैं वो देश के हित के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही कमाल की चीज होगी। उन्हें ये लगता है कि किसान अपनी फसल को जलाने की बात क्यों कर रहे हैं, किसान कलकत्ता यात्रा करने की बात क्यों कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में ये भीड़ कहां से आ रही है, औरतें आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, ये आ कहां से रहे हैं, कौन इन्हें फाइनेंस कर रहा है। समझ लीजिए, कौन इन्हें फाइनेंस कर रहा है, पूछा जा रहा है। ये जो आपके यहाँ खाना आ रहा है, आटा आ रहा है, दूध आ रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है, कौन पूछ रहा है? जो दरबारी न्यूज चैनल हैं, उनके पत्रकार। और इस तरीके से बात कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को कैसे इसका फायदा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि कहां एक देश में 20 पैसे 50 पैसे पेट्रोल की कीमत 2012-13 में बढ़ती थी, और किस तरीके से लोग नाचते थे, गाते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। और वो जो चैनल वाले लोग हैं जो आज दरबारी चैनलों में परिवर्तित हो गए, कितनी ज्यादा उसकी आलोचना करते थे, बहस कराते थे। अब नहीं करते हैं। अब क्या कर रहे हैं?
बकायदा ये कह रहे हैं, एक महान पत्रकार, एक चैनल के संपादक, जिनके वो चाहे अमित शाह का गुणगान करें या प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करें, लेकिन आज तो उन्होंने चापलूसी की पराकाष्ठा कर दी। उन्होंने कहा ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ये देश के हित में है, इससे विकास होगा। पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपए पार कर गया तो ये इस कीमत बढ़ने को देश के विकास के लिए बहुत शुभ संकेत मान रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये शुभ संकेत है? आप खुद तय कीजिए। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि उनके दिमागिया दिवालियेपन का ये संकेत है। कोई भी आदमी महंगाई को, मौत को, बीमारी को हितकर कैसे बता सकता है, लेकिन लोग बताते हैं, बता रहे हैं। वैसे एक विषय है जिसके बारे में मैं अगले 1-2 दिनों में आऊंगा कि अचानक ये कोविड की बीमारी जो बढ़ी है ये उन्हीं जगहों क्यों बढ़ रही है जहां किसान आंदोलन है। महाराष्ट्र, यवतमाल, अकोला वाला इलाका किसान आंदोलनों का बेल्ट है ये, और यहाँ पर अचानक एक दिन खबर आ रही कि एक दिन का लॉकडाउन संडे का किया जा रहा है जिससे ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। किसानों को ये आंदोलन का इलाका है, किसानों की तकलीफ का इलाका है, वहीं पर कोविड बढ़ रहा है। कोविड वहां नहीं बढ़ रहा है जहां बंबई में भी एक दो मोहल्लों की बात हो रही है, एक दो महाराष्ट्र में शहरों की बात हो रही है, पर जगह वही है जहां किसानों का कंसंट्रेशन है या जहां किसानों के समर्थन में आवाजें उठ रही। देश में बाकी जगह भी यही हाल है। तो ये कोविड और किसान का गठजोड़ क्या है, ये जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ न्याय प्रणाली तो बहुत साफ कह रही है कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ चले जाएं, मतलब देश शब्द का वाक्य किसी पार्टी के हित और अहित से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी के समर्थन और किसी पार्टी के विरोध से जुड़ा हुआ है। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो हमारी ये समझ में आना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। एक तरफ गांधी जी का आंदोलन, लेकिन जब गांधी जी के आंदोलन को ही नकारने की कोशिश हो और उसमें हमारी सरकार की सहमति हो, तब फिर क्या कहा जाए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कल रात में सोए, मच्छरों की वजह से उन्हें नींद नहीं आई, सवेरे उन्होंने इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और रात में ओवरफ्लो हो गया पानी, उनकी मोटर खराब हो गई, दूसरे इंजीनियर सस्पेंड। मुख्यमंत्री जी को ये समझ में नहीं आया कि वो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहां का ये आम रवैया है, बिजली नहीं आती। अब वो जो गांव के लोग हैं या शहरों के लोग हैं वो किसको सस्पेंड करें। बहरहाल मैं बात कर रहा था किसानों की। अब किसानों ने अपना एक नया तरीका तलाशा है और वो तरीका तलाशा है कि हम अपनी बात देश भर में कैसे फैलाएं। मैं आज सवेरे चर्चा कर रहा था, उसके बाद मुझे आज अभी और बहुत सारी खबर मिली कि देश में कहां किसानों ने रेल रोको आंदोलन नहीं किया। कुछ जगहों पर तो उन्होंने बिना कहे हुए सड़कें भी जाम कर दी, उन 4 घंटों के लिए, 12 से 4 बजे के लिए जो हाईवेज हैं उन्हें जाम कर दिया, रेल रोक दी। और जहां जहां जाम किया वहां वहां उन्होंने लोगों को बकायदा केले खिलाए, दूध पिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। हर जगह लगभग ये हुआ। टेलीविजन में कुछ लोगों ने क्या दिखाया, आपको कुछ खाने को मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। किसने कहा था खाना देने के लिए? आप किसानों के उसमें थे नहीं, किसानों के उसमें नहीं थे। जहां हम तो रेल रुकी हुई थी क्योंकि आगे कहीं किसानों ने रास्ता जाम किया था। रेलवे ने एक घोषणा की थी कि उसकी वजह से जिन दूसरे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय खुद रेल रोकेगा वहां लोगों को वो चाय नाश्ता देगा, उन्होंने नहीं दिया। पर वो इस तरीके से बातचीत की वो किसानों के ऊपर गिर रही थी। मान लीजिए किसी ट्रैक के ऊपर लोग बैठे हुए हैं,
इतनी पुलिस, इतनी सीआरपीएफ, इतनी आरपीएफ, पता नहीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पता नहीं कितनी तरह की पुलिस, स्थानीय पुलिस रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। लेकिन किसान बड़ी शांति से आके बैठ गए वहां पर। अब बैठे आदमी के ऊपर हमला करना किसी जल्लाद का काम होता है, और हमारे पुलिस के जवान जल्लाद नहीं है। ये तो कल पता चल गया कि वो जल्लाद नहीं है। उन्हें बहुत कोचा जाता है अत्याचार करने के लिए, तब ये लोग अत्याचार करते हैं। उन्होंने कल अत्याचार नहीं किया, एक जगह कुछ धक्का मुक्की हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई। बाकी सब जगह शांतिपूर्ण धरना, इतना बड़ा धरना सारे देश का, शांतिपूर्ण धरना, और देश के हर हिस्से में धरना, कमाल हो गया। लेकिन आपने क्या देखा? क्या इसे टेलीविजन चैनलों ने कल दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन किसानों ने इसकी कोई शिकायत किसी से नहीं की। सोशल मीडिया में इतने लोगों ने किसानों से बातचीत की, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बल्कि ये खबर जरूर मेरे पास आई कि बहुत सारी जगहों पर औरतों और नौजवानों ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि उन्होंने हाईवे भी जाम कर दिया, और जो जाम किए वहां जो लोग भी गाड़ियां रुकी 4 घंटे तक, उनकी बकायदा सेवा की। अब मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि ये झूठ है, इसलिए क्योंकि वो झूठ का व्यापार करते हैं, तो उन्हें सच्ची बात भी झूठ नजर आती है। कई लोग हैं जो, एक सज्जन ने कमेंट किया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और यहीं पर मुझे एक कमेंट करने की इच्छा हो रही है। जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, ये पाकिस्तान के दलाल हैं। ये पाकिस्तान का महिमा मंडन हमारे देश में करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से दिमागी तौर से प्रभावित लोग हैं। ये पाकिस्तान के यहां पर वीजा एजेंट हैं। पाकिस्तान चले जाओ भाई, हमारा देश तो ये है। तुमको पाकिस्तान क्यों याद आ रहा है? क्या तुम्हारे खानदान का कोई आदमी वहां से हिंदुस्तान के भी भाग के आया था? बहुत तुमको पाकिस्तान याद आता है। बड़े तुम पाकिस्तान के प्रेमी हो। बहुत तुमको पाकिस्तान में शक्ति, ताकत और आजादी दिखाई देती है। एक चीज और कहना चाहता हूं, कल एक कमाल की बात और हुई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। किस चीज पे फैसला दिया? वहां पर एक आदिवासी नहीं, जो उनके उनके नेता होते हैं विरोधी, उन्होंने कुछ अपनी बात कही, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जैसे यहां पकड़ रही है हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में वो मसला गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने वहां की पुलिस से और सरकार से कहा कि ये हिंदुस्तान नहीं है, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। ध्यान दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान नहीं है जहां कभी भी किसी बात पे किसी को पकड़ के कुछ भी बोलने पर जेल में डाल दो। ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून का राज है, आप किसी को ऐसे नहीं पकड़ सकते। असहमति की आवाज, विरोध की आवाज पाकिस्तान में लोकतंत्र का एक सिंबल है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। आप सोचिए, उस खबर को पढ़ करके मेरा सर शर्म से झुक गया। और ये खबर हमारे यहाँ के टेलीविजन चैनलों ने नहीं दिखाई, अखबारों ने नहीं दिखाई, कुछ साइट्स के ऊपर आया, बाय द वे, अचानक गलती से आ गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इस जज का वक्तव्य भारत सरकार को भी शर्मिंदा नहीं कर गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मिंदा नहीं कर गया, उन जज साहबान को भी शर्मिंदा नहीं कर गया, जो हमसे जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बोलने की आजादी और देश की सुरक्षा। अरे भैया, देश की सुरक्षा को कौन खतरा बता रहा है? तुम ही लोग हो। आप ही के राज्य में ना पाकिस्तान से कोई आ जाता है, हमला करके चला जाता है। आप ही के राज्य में लोग यहाँ टहलते हुए आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, आप नहीं रोक पाते हैं। कहां पाकिस्तान की सीमा, कहां देश के बाकी हिस्से? आदमी टहलता हुआ आता है, वारदात करके चला जाता है। कुछ लोगों को आप मार भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोच के देखिए कि पाकिस्तान का महिमा मंडन और पाकिस्तान की गरीबी के ऊपर, पाकिस्तान के ऋण के ऊपर
हम उसका मखौल मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ की हालत के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि तब हम देशद्रोही हो जाएंगे। और जो बात हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहनी चाहिए कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की में असहमति की आवाज नहीं दबाई जा सकती, ये हम नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान, जहां की हम आलोचना कर रहे हैं कि वहां सत्ता पलटने वाली है, वहां डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, आर्मी आने वाली, वहां के सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। शर्म से मर जाना चाहिए हम लोगों को, हमारे टेलीविजन चैनलों को, न्यूज चैनलों को, और उस मूर्ख संपादक को जो कहता है कि भाव जब बढ़ते हैं तो देश के विकास के लिए बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तो भाव को बढ़ने का जस्टिफिकेशन कर दिया। ये जो हमारे देश में उलटवासी चल रही है वो कमाल की है। इस देश में किसानों के खिलाफ जो भी तर्क हो सकते हैं वो तर्क सत्तारूढ़ पार्टी दे रही है, वही तर्क टेलीविजन न्यूज चैनल दे रहे हैं, और जितने भी बाकी लोग हैं उन्हें सबसे बड़ी परेशानी यह है इस समय टेलीविजन चैनलों की, आज मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सब किसानों के खिलाफ हैं कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं। अगर वहां आप जाएंगे तो एक एंकर कह रहा है कि इससे तो बीजेपी को नुकसान होगा वहां पे, अगर आप बंगाल में जाएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। किसानों ने कहा भैया हम वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जो किसानों को सुविधाएं देने की नहीं दे रही है। अचानक आपको लगा कि ये बीजेपी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आप बीजेपी के नेता हैं क्या? टेलीविजन चैनल के संपादक गण चर्चा में बैठ कर के जो रात 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दलालों की मंडली बैठती है, वो कह रहे हैं कि अगर किसान ने तो पूछ रहे हैं कि अगर ये किसान कलकत्ता जा रहे हैं यहां से तो वहां तो बीजेपी को नुकसान होगा। ये है हमारा देश, ये है हमारे देश के पत्रकार, ये है हमारे देश के न्यूज चैनल जिन्हें बीजेपी को नुकसान होने की चिंता ज्यादा सता रही है। दूसरी तरफ अमित शाह जी को कोई चिंता नहीं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जय श्री राम कहो, और जब ममता बनर्जी उसी पे कमाल की अंताक्षरी चल रही है, वो कहते हैं कि वो सरस्वती बोल के दिखा दें। अरे ये कोई शब्दाक्षरी चल रही है क्या? आप अपने प्रदेश के लिए आगे क्या करेंगी आप सामने रखिए, अमित शाह जी की सरकार आएगी तो क्या करेंगे वो सामने रखिए, लेकिन वो वहां घुसपैठिए नहीं आएंगे इसके बारे में कह रहे हैं, और एनआरसी वगैरह को दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे ऐसी कौन सी चीज करेंगे जो पूरे बंगाल के लोगों को उनका जीवन स्तर उठाए, उन्हें नौकरियां दे, भ्रष्टाचार कम हो। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन आपके यहाँ क्या होगा? आज तो आपकी युवा भाजपा की जनरल सेक्रेटरी पकड़ी गई है ड्रग्स के साथ, हशीश के साथ। आप कह सकते हैं कि वो ड्रग लेती है, उसमें बुरा क्या है? हाँ, दूसरे ड्रग लेते हैं तो जरूर बुरा है, लेकिन आपका अगर कोई पदाधिकारी पकड़ा जाए तो बुरा नहीं। ये हमारे देश में ये सवाल छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन ये तब बड़े हो जाते हैं जब ये किसानों के खिलाफ होते हैं कि आप अपने अंदर की कमजोरी, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार नहीं देखते हैं कि आपके यहाँ का कोई आदमी आईएसआई के लिए काम करता पकड़ा जाए, आपके आईटी सेल का, तो आपको चिंता नहीं होती। मजे की चीज ये कि जितने भी पिछले दिनों पाकिस्तान के लिए काम करने वाले पकड़े गए उनका रिश्ता एक ही जगह से निकला है। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जितने लोग पकड़े गए हैं वो सब एक ही दो संगठनों से जुड़े हुए मिले हैं। ये कमाल की चीज। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ें और किसानों को कम से कम अपमानित करना छोड़ दें, क्योंकि कहा गया ना कि वो तो खेत जलाओ गैंग है। टेलीविजन चैनल किसी ने कहा होगा ऊपर से कि कहो। बहरहाल मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदुस्तान का किसान मजबूत है,
हिंदुस्तान के किसान के साथ इस देश के गांव की औरतें और महिलाएं जुड़ गई हैं, बच्चे जुड़ गए हैं। और ये एक जो रेल रोको के रूप में उन्होंने टेस्ट किया था, उस टेस्ट ने सरकारों को भी बता दिया, देश को भी बता दिया, टेलीविजन चैनलों को नहीं बताया, क्योंकि वो तो उसके खिलाफ हैं। वो तो मान ही नहीं रहे कि एक टेलीविजन चैनल ने, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, क्रिकेट के और राज्यसभा के संपादक जी हैं, वो संपादक जी तो उन्होंने कल ही घोषणा कर दी कि किसानों का रेल रोको आंदोलन फेल हो गया। उन्होंने जजमेंट दे दिया, किसानों का आंदोलन फेल हो गया। अब उनकी ये बात है वैसी ही जैसे, क्योंकि वो तो प्रवक्ता हैं बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी के, और जितने प्रवक्ता बनने की लाइन में युद्ध कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं किसानों का आंदोलन फेल हो गया। ठीक है भैया, फेल हो गया तो परेशान क्यों? तुमने तो नहीं दिखाया ना। दिन में तुम्हारे संवाददाता दिखा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पे लोग बैठे हैं, बंद हो गए, और रात में तुम घोषणा कर रहे हो कि किसानों का आंदोलन फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। बहुत अच्छी बात है, फ्लॉप हो गया। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जीते हुए भी अगर आदमी मरने का स्वांग करे तो हम क्या कहें? और यही हो रहा है। देश के लोगों को अपमानित करने की कोशिश, देश के किसान को अपमानित करने की कोशिश, देश के सवालों को अनदेखा करने की कोशिश, ये हमारे यहाँ के सत्ताधीश भी कर रहे हैं, विरोधी पार्टियों के लोग भी कर रहे हैं, और न्यूज चैनल भी कर रहे हैं। और ये न्यूज चैनल तो दलाली भी कर रहे हैं। सर, इसके इतने लोग व्यूअर हैं, इसको सुनते हैं, इसकी बड़ी साख है, इसकी साख खत्म करो ना, इसको जेल में डालो, तो कहीं से कोई एक मुकदमा खड़ा हो जाएगा तो वो जेल चलाएगा तो उसकी साख खत्म हो जाएगी। अरे 5000 साल पुरानी लिखित सभ्यता का ये देश है, 8000 साल का इसका इतिहास है, जीवित इतिहास है। एक दूसरे को वाणी से, ये ऐसा देश है जहां हमारे ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद लिखे बाद में गए हैं, ये आए हैं एक दूसरे को सुना करके, याद करा के, कंठस्थ करा के। 8000 साल पुरानी सभ्यता में बड़ा हिस्सा वो है, और 5000 साल से तो लिखित इतिहास है इन सारी चीजों का, यही वेद उपनिषद पुराण। इस चीज को अनदेखा करने वाले लोग इस समय उन सोच बैठे हैं कि वो ईश्वर हैं, वो नया इतिहास लिख देंगे, लोगों का दिमाग साफ कर देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा भांग खा ली। भांग, बंबई में जितना शोर हुआ कि ये गांजा और भांग का शहर है, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ दूसरे देशों में हर एक, जो आजकल जिसको कहते हैं कि वीतरागी हैं, उनके पास मिल जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं आखिर में, और लगातार हाथ जोड़ते हुए विनती कर रहा हूं कि किसी भी तरह से किसानों को जो अपमानित करे उसका चेहरा पकड़िए, उसका गला पकड़िए। किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की शान है, किसान इस देश का गौरव है, किसान इस देश के माथे का तिलक है। किसान सभ्यता है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, किसान हमारे देश के नौजवानों की जनक है, किसान हमारे देश की सेना है। सेना में जो जवान जाते हैं ना, इन्हीं खेतों से निकल के जाते हैं। उनके पिताजी जब खेत में हल चलाते हैं तो एक तरफ वो सेना में जाते हैं, दूसरी तरफ अन्न पैदा करने की मेहनत में जुट जाते हैं। और एक चीज और आपको बताऊं, अब तक खेती लोगों के लिए आकर्षण का विषय नहीं था। इस किसान आंदोलन ने एक और नया तत्व डाल दिया देश के सामने, नौजवानों के सामने, कि खेती करके भी आप सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा कर सकते हैं। और जिस दिन एमएसपी लागू हो गई, जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, एमएसपी लागू हुई और लागू होगी ही। जिस दिन एमएसपी लागू हुई उस दिन ये खेती मुनाफे का सौदा भले ही न हो, लेकिन घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि तब कानून काम करेगा और जो तय कीमत से कम फसल खरीदेगा, चाहे वो सरकारी आदमी हो या गैर सरकारी आदमी हो,
वो कानून के दायरे के अंदर आएगा। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो किसानों का पैसा लेकर के गायब हो गई, जो किसानों को धोखा देके गायब हो गए, सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया और गायब हो गए, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और यही तो किसान कह रहे हैं, यही तो हमें डर है कि हमारे साथ ये हो सकता है, इसलिए तुम कहते हैं कानून बनाओ। कानून बनेगा, खेती घाटे का सौदा नहीं होगी, लाभ का कितनी होगी वो अलग विषय है, उसके बारे में भी बात होगी कि उसमें कितना जुड़ करके मिलना चाहिए, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो तो उसे मिलना ही चाहिए। और ये किसान की मांग है, जिस मांग के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं संतोष भारती शो समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं और अंत में अनुरोध करता हूं कि इस सारे टेंशन, इस सारे झूठ, इस सारे अपमान के बीच अपनी मुस्कुराहट मत खोइए, मुस्कुराइए, सवेरे उठ के कुछ लोगों को मुस्कुराहट बांटिए। और सचमुच जब मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा विश्वास पैदा हो रहा है, तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। सुकून इसलिए मिलता है कि सच्ची बात का आप लोग सच्चाई के साथ साथ देने का वादा कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।